अदालत से मुस्कुरा रहा था। ऐसी बहादुरी, ऐसी दरियादिली, ऐसी फैयाजी न तारीख इंसानी ने उसके पहले कभी देखी थी, न उसके बाद कभी देखेगी, कि अपने ही दुश्मन को अपना सबसे बड़ा हथियार दान में पेश कर दिया। आसमान के तमाम देवता जमा हुए, उस पर फूलों की बारिश करते थे। द फोर्थ कॉलम की ये खुशकिस्मती है कि आज हम महमूद फ़रूखी साहब के साथ बातचीत में मुब्तला हैं। महमूद फ़रूखी साहब का दखल दास्तान गोई में इस हद तक है कि उनको इस वक्त दास्तान गोई के ऊपर अथॉरिटी समझा जाता है। वो दिल्ली के रहने वाले हैं और एक अदब से जुड़ी हुई दुनिया से ही उनका ताल्लुक है। उनकी एजुकेशन जो है सेंट स्टीफन से हुई और उसके बाद एडवांस्ड स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी उन्होंने एजुकेशन ली और उसके बाद हिंदुस्तान आकर उन्होंने टेलीविज़न, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। फ़रूखी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप सबका और आपकी बहुत टीम का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। सर, मैं एक मैगज़ीन के साथ भी ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें अदबी पॉइंट ऑफ व्यू से दास्तान गोई के बारे में कुछ ऐतिहासिक रोशनी भी डालिए। जी ज़रूर। देखिए, दास्तान गोई दो चीज़ें हैं। एक दास्तान गोई क्या थी पहले और आज के दौर में क्या है। तो दास्तान गोई जैसा कि लफ्ज़ है, दास्तान गोई दास्तान सुनाना, दास्तान तो लंबे किस्से कहानियाँ हैं। तो दास्तान गो एक ख़ास किस्म के किस्सा सुनाने वाले होते थे और ये फ़न दुनिया भर में फैला हुआ था। मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक, बंगाल में, गुजरात में, बोस्निया में, तुर्की में, इजिप्ट में, फ्रांस में, दुनिया के तमाम हिस्सों में फन फैला हुआ था। ये फ़न किस्सा गोई से अलग है। किस्सा गोई में आप छोटे छोटे किस्से सुनाते हैं, आपने किस्सा सुनाया, वो हो गया। दास्तान गोई किस्सा गोई से इसलिए अलग है क्योंकि दास्तान का मौजू हमेशा किस्से के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होता है, उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा बड़े होते हैं। और दास्तानें बहुत सी सुनाई गई, पर उनमें सबसे मशहूर हुई अमीर हमज़ा की दास्तान। अमीर हमज़ा हुजूर पाक मोहम्मद साहब के चचा लगते हैं, लेकिन इन दास्तानों में वो अपने उस बैकग्राउंड से अलग, वो खुद एक महानायक बन के उभरते हैं, जिनकी सारी कहानियाँ जो हैं वो हुजूर पाक मोहम्मद साहब के आने के पहले की हैं ज़्यादातर, उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर इन दास्तानों में अमीर हमज़ा दुनिया भर में घूमते हैं और इधर उधर जाते हैं, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है जुल्म को मिटाते हैं, और उनके बचपन का साथी अमर अय्यार उनका साथ है। तो हिंदुस्तान में ये फ़न फ़ारसी के ज़रिए आया। बादशाह अकबर के दरबार में दास्तान अमीर हमज़ा सुनाते थे और कई कई घंटे तक सुनाते थे। तो अकबर को इतना पसंद आया कि अकबर ने इसके लिए ख़ास चीज़ कमीशन की, जिसे हमज़ा नामा के नाम से जाना जाता है। वो 1200 पेंटिंग्स अकबर ने बनवाई थी, और वो मुग़ल पेंटिंग में आप जानते हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, मिनिएचर्स होती हैं, लेकिन ये पेंटिंग्स जो हमज़ा नामा की थी, ये 1.5 फीट 2 फीट ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, और पीछे उनके टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो मुमकिन है ये 1200 ऐसी तस्वीरें हमज़ा नामा के नाम से अकबर ने तैयार कराई, जो मुग़ल आर्ट का और शायद उस ज़माने की दुनिया का आर्ट का सबसे बड़ा कारनामा था। क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है, दास्तान अमीर हमज़ा और दास्तान गोई इतनी पॉपुलर रही होगी, तभी तो इतना पैसा और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट किया गया। तो दास्तान शायद कोई सामने तस्वीर रख के पीछे से कोई पढ़ के सुनाता होगा, मुमकिन है इस तरह का है। और हमज़ा नामा की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास हैं। अब क्या था कि ये फ़न हिंदुस्तान में आया फ़ारसी में, तो फ़ारसी दास्तान गोइयों ने इसे सुनाना शुरू किया, इन दास्तानों को अलग अलग। हिंदुस्तान में तो हमेशा से ही किस्से सुनाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ श्रुति है। महाभारत सुनाई गई, महाभारत आप देखें तो उसमें बात फलाने ऋषि ने फलाने ऋषि को सुनाया, फलाने ऋषि ने फलाने से सुना। हमारे उपनिषद भी इसी तरह से हैं, हमारे शास्त्र भी सब बिल्कुल यही हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ सुनी सुनाई जाती है, रामायण भी ऐसी सुनी सुनाई जाती है। तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में किस्से सुनाने की रिवायतें हैं, ज़्यादातर हिस्सों में लेकिन किस्से सुनाना म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है या डांस के साथ जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी भी एक स्टोरी ही है, भरतनाट्यम भी स्टोरी है, तो ये सब, कथक भी स्टोरी है।
तो ये सब स्टोरी टेलिंग है। इंडिया में स्टोरी टेलिंग, इंडिया जैसे कहना चाहिए स्टोरी टेलिंग का गहवारा है। यहाँ आके ये महासागर है जहां हर तरह की स्टोरी टेलिंग आके यहाँ जमा हो जाती है। लेकिन उसमें दास्तान गोई इसलिए अलग थी क्योंकि ये दास्तान जो सुनाते थे ये सिर्फ अपनी आवाज, ये रेसिटेशन का आर्ट था, सिर्फ रेसिटेशन का, बयान करने का। फिर ये फन जब उर्दू आया 18वीं 19वीं सदी में उर्दू में मुंतकिल हुआ तो उर्दू दास्तान गोइयों ने पुरानी जो दास्तान अमीर हमजा थे उससे बढ़ के आगे सुनाने शुरू किया। उससे उन्होंने उसमें 2-3 और पहलू डाल दिए, तिलिस्म का और अय्यारी का। पुरानी जो दास्तान अमीर हमजा थी वो चाहे दुनिया की सारी बड़ी किताबों की तरह जैसे इलियड है या ओडिसी है या रामायण है, महाभारत है, वो लव एंड वॉर के बारे में, ज्यादातर रज्म और बज्म, इन सब की दास्तानों में, किस्सों में उन्हीं चीजों का जिक्र है। उर्दू दास्तान गोइयों ने इसमें तिलिस्म और अय्यारी को डाला। तो तिलिस्म और अय्यारी को डालने की वजह से वो दास्तानें फैलती चली गई। तो दास्तान गो अब क्या है कि दास्तान गोई वो फन है जिसमें दास्तान गो न सिर्फ दास्तान सुनाता है बल्कि सुनाते सुनाते दास्तान बनाता भी जाता है। तो दास्तान गो अदीब भी है और फनकार भी है, ये उसकी खुसूसियत है। और जो दास्तान वो सुनाता है उसकी जो जबान है उस पर जबान को इतनी महारत है कि वो खुद कविता भी बना देता है और ऐसी जबान लिखता है जिसको बड़े बड़े क्लासिकल शायर लिखते थे। तो जबान पे बेपनाह महारत होनी चाहिए दास्तान गो की, बयान पे जबरदस्त महारत होनी चाहिए, किस्से गढ़ने पे जबरदस्त महारत होनी चाहिए, बयान के और जो जबान के जो कोई पैकर है, कोई इस्तिआरा है, किसी चीज से किसी को मिलाया, तो उस तरह की चीजें थी। तो इन्होंने बड़ी उर्दू वालों ने और इसको दास्तान गोई ने बहुत फैलाया। फिर 19वीं सदी के आखिर में मुंशी नवल किशोर जो वहाँ के उर्दू के सबसे बड़े पब्लिशर थे, उर्दू के, हिंदी के, संस्कृत के, लखनऊ के, उस वक्त उनका जो उस स्केल का पब्लिशर दुनिया में उसके बाद से कभी कोई हुआ नहीं है। तो मुंशी नवल किशोर ने सब लोगों को लगा कि ये दास्तान गोई इतनी पॉपुलर है तो उन्होंने लखनऊ के सारे बड़े दास्तान गोइयों को जमा किया। उनसे कहा कि आपको जो जो याद है वो आप लिखते चले जाइए। तो उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। वो ऐसे लिखवाते थे कि जैसे मोहम्मद हुसैन जा है, अहमद हुसैन कमर है, 8-10 लोग बैठे हुए हैं और वो उनको लिखवा रहे हैं, एक को अलग पॉइंट पे स्टोरी, एक को अलग पॉइंट पे, एक को अलग पॉइंट पे। तो वो इतना इस तरह बोल रहे हैं कि 10-10 आदमी लिखने के लिए बैठे हुए हैं और हर स्टोरी अलग अलग पॉइंट पे चल रही है और वो ऐसे सुना रहे हैं और कहीं भूल नहीं रहे कि इसको मैंने क्या लिखवाया था, इसको क्या लिखवाया था। तो अब वो इस तरह के जो अदाकार, इस तरह के कमाल के जो लोग थे, अब सोचिए, तो उन्होंने जब लिखवाना शुरू किया तो वो छपने लगी दास्तान, तो छपने लगी, छपते छपते तिलिस्म होशरुबा पहले 8 जिल्दों में छिपी, फिर और तिलिस्म छपते चले गए, तो वो इतनी छपी कि वो जाके 46 जिल्दों में और छपती। लेकिन जो उन्होंने सिलसिला छापा वो 1000 पेज की एक दास्तान है। तो 46,000 पेजेस पहले जो सुनाए जाते थे उसका जाहिर सी बात है पूरा तो नहीं था, एक हिस्सा ही रहा होगा, सुनाने वाले तो और भी बहुत थे और तमाम फैले हुए थे। तो 46,000 पेजेस तो नवल किशोर ने अकेले छापे। फिर वो दास्तान इतनी पॉपुलर हुई कि उस जमाने में हिंदी नई नई जबान बन के सामने आ रही थी लिखने के तौर पे। तो हिंदी में बाबू देवकीनंदन खत्री को लगा कि ये कहानी इतनी अच्छी है तो मैं क्यों ना इसको हिंदी में अडेप्ट करूं। तो बाबू देवकीनंदन खत्री ने दास्तान अमीर हमजा को चंद्रकांता के नाम से अडेप्ट करके छापना शुरू किया। अमीर हमजा का नाम उन्होंने भूतनाथ कर दिया। अय्यार उसमें भी हैं, उसमें भी ऐसे मुहिमें होती हैं, इधर उधर आते जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा अडेप्टेशन है। अब उर्दू से ली हुई चीज को बाबू देवकीनंदन खत्री ने हिंदी में लिखा और वो इतनी पॉपुलर हुई कि बहुत से हिंदी लिखने वाले हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने तो हिंदी देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता पढ़ने के लिए सीखी। तो ये कमाल था उस ओरिजिनल स्टोरी का। अब इसमें दुनिया के और किसी जगह पे ये इस तरह की दास्तान नहीं है जो हिंदुस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान जन्नत निशान में जहाँ 18 खंड की महाभारत है और रामायण के पता नहीं कितने नुस्खे हैं, एक जिल्द की किसी स्टोरी की क्या अहमियत है? जब तक वो ऐसा कोई बहता धारा ना हो तब तक कौन पूछने वाला है। तो ये कमाल था हिंदुस्तान गोई का जो थी वो। फिर 1928 में आखिरी बड़े दास्तान गो मीर बाकर अली का इंतकाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये फन खत्म हो गया। कुछ उसकी बहुत सी वजूहात थी, फन क्यों खत्म हुआ मैं उस पर अलग से आऊंगा। फिर शमसुर रहमान फारूकी जो इस वक्त उर्दू के सबसे बड़े राइटर हैं, नक्काद हैं, नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, फिक्शन निगार हैं, हर दुनिया का हर मैदान में काम उन्होंने कर चुके हैं। उन्होंने फिर 1980 के आसपास इसको देखना खंगालना शुरू किया, क्योंकि उर्दू वालों ने इसको बिल्कुल भुला दिया था, निगलेक्ट कर दिया था। जो थोड़ी बहुत चीजें भी लोगों ने लिखी थी वो कोई बहुत उसके साथ इंसाफ नहीं किया था। कोलंबिया के स्कॉलर फ्रांसिस प्रिचेट ने पहले इस पे काम किया, फिर फारूकी साहब की तवज्जो उन्होंने इसकी तरफ दिलाई। फारूकी साहब ने फिर इन दास्तानों को पढ़ना और जमा करना शुरू किया। ये 46 जिल्दें कहीं मिलती नहीं थी। फिर 20 बरस की स्टडी के बाद उन्होंने अपनी पहली किताब इस पे छापी, साहिरी शाही साहिब क़िरानी, दास्तान अमीर हमजा का मुताला। वो किताब मेरी नज़र से गुजरी
मैं उस वक्त कॉलम निगारी वगैरह किया करता था, थिएटर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था, हिस्ट्री का बैकग्राउंड था। वो किताब मैंने पढ़ी तो मेरे एकदम जिसको कहते हैं 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या शानदार रिवायत थी और क्या उम्दा चीज़ थी, और किसी ने आज तक इसमें नज़र नहीं डाली। और हम थिएटर वाले, हमको पता ही नहीं कि ऐसे बड़े बड़े कमाल के स्टोरी टेलर्स थे जो एक्टिंग भी थे, आवाज़ भी निकालते थे, मिमिक भी कर लेते थे, दुनिया का हर काम वो कर लेते थे। जब आदमी खुद भी लिख सकता है और लिखते लिखते इम्प्रोवाइज कर लेगा कि उसने आपको सोचा कि यहाँ ये ऑडियंस बोर हो रही, चलो कुछ यहाँ पे इनको ह्यूमर डालते हैं, और उसने पूरा 2 घंटे ह्यूमर पे निकाल दिए, तो इससे बड़ा कलाकार कोई क्या हो सकता है। मतलब वो तो एक तरह से कहा जाए तो शेक्सपियर के भी बाप थे, क्योंकि यहाँ तो आपको रिहर्सल करनी है, सुनानी है। तो मैंने फिर सोचा कि इस पे कुछ काम किया जाए। उस काम के करने के सिलसिले में होते हवाते 2-4 बरस इधर से टकराते वकराते फिर किसी तरह से ये हुआ कि दास्तान गोई का पहला शो हुआ 2005 में। तो मैंने उसमें ये जिद्दत की कि पहले एक आदमी सुनाता था, मैं 2 आदमियों को लेके आया। तो उससे चूंकि मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस था, मुझे ये लगा कि 2 आवाज़ जब आवाज़ में मिलती है तो वहाँ से थिएटर शुरू होता है। तो 2 आदमी हैं तो एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा उनका आपस में जुगलबंदी होगी, ऑडियंस के लिए आसानी होगी। आज न वैसे सुनाने वाले हैं जो 6-7 घंटे आपको सुनाते रहें, हमारे पास वो ज़बान नहीं, ना वो हमारे पास वो काबिलियत है, ना हम ऐसा है कि सुनाना शुरू करें तो 6 महीने तक सुनाते रहें, और ना वैसे सुनने वाले हैं जो वैसे सुन सकते हैं। तो दोनों के लिए ये आसान होगा। तो फिर 2005 में ये सिलसिला दास्तान गोई की दोबारा अहया का शुरू हुआ। तो उसमें बहुत सारे मसले थे। क्या है कि पुराने लोग जब वो दास्तान अमीर हमजा सुनते थे तो उनको आगा पीछा सब पता होता था। अब हम दास्तान अमीर हमजा उन लोगों को सुना रहे हैं जिनको आगे पीछे कुछ पता नहीं है। ऐसा हो जैसे कि हिंदुस्तान में लोग सब बिल्कुल रामायण बिल्कुल भूल गए हो, किसी को याद ना हो। अब हम उनसे कहें कि लव कुश का हम आपको जंगल में राम से मिलने का एपिसोड सुना रहे हैं, तो अब उनको यही नहीं पता कि राम कौन थे और सीता कौन थे और लव कुश जंगल में क्यों आए और सीता कैसे वहां आश्रम में रह रही हैं, तो हम उनको लव कुश की स्टोरी कैसे सुना सकते हैं। तो हमको लव कुश सुनाने के लिए पहले रामायण सुनानी पड़ेगी। तो वो मसला है। तो लेकिन बहरहाल तो वो तो दास्तान अमीर हमजा भी हमने सुनाई, बहुत सारी चीज़ें उसकी। वो एक तरह से बहता समंदर है, उसमें से कुछ मोती हमने पेश किए हैं और फिर मैंने अपनी दास्तानें बनाई हैं और वो सिलसिला आज तक चल रहा है आप लोगों की दुआ से। आपकी ओरिजिनल मैंने लिखी है, जी 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 जी। उर्दू में, हिंदी में? उर्दू में ही, बिल्कुल उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी कह ले। वो मैंने लिखी इस तरह से नहीं है कि मैंने एकदम बिल्कुल अपने दिमाग से सोच के कोई कहानी बनाई है। मैंने चीज़ों को लेके उनको बेस करके अडेप्ट करके तोड़ मरोड़ के चीज़ें बनाई हैं। जैसे महाभारत पे मैंने एक दास्तान बनाई है, दास्तान कर्ण महाभारत। तो जाहिर सी बात है वो महाभारत पे ही दास्तान है। रामायण पे मैंने एक दास्तान जयराम जी की है, राम जी पे है। चौबोली विजय दांदेथा की स्टोरी पे है। पार्टीशन पे मैंने एक दास्तान बनाई है। सेडिशन की एक दास्तान सेडिशन है। मंटो साहब की ज़िंदगी पे एक दास्तान मंटोइयत है। मैंने एलिस इन वंडरलैंड और थ्रू अ लुकिंग ग्लास को लेके दास्तान एलिस की बनाई है। इस तरह से चीज़ों को लेके उनको तोड़ मरोड़ के कंपाइल करके अपना बना के फिर उनको सामने पेश किया। जहाँ तक आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का सवाल पैदा होता है जी। दास्तान गोई में, जी उसमें आपको कई पुरस्कारों से नवाजा जी गया है जी। और उसमें प्राणनाथ गोयल का अवार्ड भी मिला है। जी। उसमें कोई ख़ास आपका एक्सपीरियंस रहा हो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, वो तो हम देखिए इस मामले में हम खुशकिस्मत हैं कि ऑडियंस ने हमको बहुत सराहा, शुरू से सराहा। और हाँ, हालांकि ऑडियंस के सामने बहुत दिक्कतें हमने पेश की। देखिए 2 घंटे या 1 घंटे किसी को सिर्फ बैठ के सुनते रहना, ऑडियंस इसकी आदी नहीं है। ऑडियंस को हमारी ये आदत नहीं है। ऑडियंस को हमारी ये आदत नहीं है कि कोई मुश्किल उर्दू में या किसी मुश्किल ज़बान में बोले और आपको मतलब ना समझाता जाए। ऑडियंस को इसकी आदत नहीं है। ऑडियंस को इसकी आदत नहीं है कि बड़ा सिंपल स्टेज रखा जाए और उसके बावजूद लोग आएँ, बैठें, टिकट देखें। ऑडियंस को इसकी भी आदत नहीं है कि टोपी लगा के कुछ लोग बैठे और कव्वाली ना सुना रहे हों और लोग जाके उनको सुने। तो बहुत सारी मुश्किलें ऑडियंस के सामने हमने पेश की, लेकिन ऑडियंस हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव शुरू से। खासतौर से यंग लोग जो हैं उन्होंने बहुत इसको बहुत माना जाना। और वो उसमें देखिए हम भी जब बचपन में हम हॉलीवुड की फिल्में देखते थे स्क्रीन पे, तब तो कोई सबटाइटल्स होते नहीं थे, तो हमें हर वर्ड तो समझ में नहीं आता था, फिर भी हम सुनते थे, देखते थे। हम क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे तो हमको हर चीज़ समझ में नहीं आती थी, फिर भी देखते समझते थे। हम लोग कॉलेज में शेक्सपियर करते थे, हम जो करने वाले थे ना उनको पूरा समझ में आता था, ना देखने वाले थे उनको पूरा समझ में आता था, लेकिन फिर भी लुत्फ उठाते थे लोग। तो लुत्फ उठाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर शब्द समझें, और समझने का जो अमल है कॉम्प्रहेंशन, वो कॉम्प्रहेंशन किसी चीज़ के लिए वो सिमेंटिक्स से अलग है।
यानी अब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको शब्द का मतलब नहीं पता हो तो आप अटक सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही जाता है कि जी ये किस तरह का होगा। लेकिन जब वही लफ्ज आप किसी को इस्तेमाल करते देखते हैं, जब वो कोई बोलता है तो वो उसके हाव भाव, उसके उच्चारण, उसके चेहरे के तासुर से आपको बोध हो जाता है। तो इसलिए सुनाने के अमल में सिमेंटिक्स का बोध उस तरह का नहीं रहता, पढ़ने का अमल अलग है, सुनाने की, इसलिए सुनाई जाने वाली चीज की एस्थेटिक्स अलग है। उर्दू क्रिटिक्स ने और हिंदी क्रिटिक्स ने ये मसला किया कि जो चीज सुनाई जाने वाली है उसको उन्होंने समझा कि जी ये पढ़ने वाली चीज है और पढ़ के रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बड़ी बोरिंग है, बड़ी रेपिटेटिव है। वो जैसे रीति काल की हमारी शायरी के साथ हिंदी वालों ने किया, वो पूरा ब्रज का असासा बिल्कुल समंदर में उन्होंने डाल दिया, बिल्कुल जिसको ना कोई देखने वाला है ना लेने वाला है। लेकिन वो सब चीजें सुनाई जाने की थी, तो जो चीज सुनाई जाने की है उसकी एस्थेटिक्स अलग ही। नॉवेल थोड़ी है दास्तान, नॉवेल होती अगर दास्तान तो उसका नाम नॉवेल होता, उसका नाम दास्तान ना होता। तो दास्तान को तो दास्तान के एस्थेटिक्स से देखना चाहिए ना आपको, बजाय इसके कि आप जो है उठा के उसको इस तरह से देख। अगर आप कालिदास को अगर शेक्सपियर के एस्थेटिक्स से पढ़ेंगे तो गलती किसकी है? कालिदास जिस एस्थेटिक्स से आ रहे हैं आपको उस एस्थेटिक्स में उतरना पड़ेगा ना, तब तो आप देखें कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह देंगे जी इनके यहाँ तो प्लॉट उतना अच्छा नहीं है, इनके यहाँ तो चीजें वही एक ही चीज पे अटक जाते हैं, उसी तरह के मेटाफर्स रहते हैं, तो आपको कालिदास जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके चश्मे ही अलग हैं। यही प्रॉब्लम उर्दू क्रिटिक्स के साथ रही या हिंदी क्रिटिक्स के साथ रही। उन्होंने दास्तान को देखा, उन्होंने कहा जी ये तो इसमें तो बड़ी अजीब व गरीब चीजें होती हैं। ऐसा कैसे होता है कि जादूगर इतना पावरफुल होता है और जादूगर ये करने लगता है, और कोई जादूगर शक्ल बदल लेता है और अय्यार ऐसे कर लेता है। तो वो उसमें जिस खांचे से देखने लगे चीजों को, वो उनका खांचा बहुत ही खराब और बेवकूफी का था। आज की डेट में खासतौर से जहां गॉड ऑफ थ्रोन्स और लॉर्ड ऑफ रिंग्स और हैरी पॉटर जहां छाए हुए हैं, ऐसे में ये मैजिक रियलिज्म का बाप है दास्तान। इसके 50 पेज जो हैं, उस 50 पेज के बराबर जिस दिन सलमान रुश्दी और गैब्रियल गार्सिया मार्केस पहुंच जाएंगे तो वो उसके बराबर, मतलब वो सब बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो ये तो मैजिक रियलिज्म का बाप है, क्योंकि इसमें मैजिक का मैजिक है। जब मैजिक है तो सच में मैजिक है, और जहां रियलिज्म है वहां सच में रियलिज्म है। इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो अब उस असासे को दुनिया के सामने दोबारा पेश करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल आपका जो था ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस हैज बीन सपोर्टिव, अवार्ड्स भी मिले हैं हमें, लेकिन हमने ये जरूर किया कि हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि हम फलानी एकेडमी के पास जाके ग्रांट ले लें और सरकार से फलाना ये ग्रांट ले लें और ये कर लें और वो कर लें और एक स्कूल खोल लें और यहाँ पे जमीन पे वो करके अपने नाम अलॉट करा के। तो वो उन चीजों से हम बचे रहे। भगवान का शुक्र है कि ऑडियंस की ही सराहना से हम अभी तक चलते रहे, सरकारी इमदाद की हमको जरूरत नहीं पड़ी। अदब के हिसाब से जी दास्तान गोई जो है जी वो किस स्लॉट में आती है? वो अपने आप में एक स्लॉट है, देखिए दास्तान खुद ही एक स्लॉट है। वो देखिए अफसाना जो है वो मॉडर्न चीज है, ठीक है। अफसाने दास्तान, ये कहा गया कि दास्तान पुरानी चीज थी, वो तरक्की करके अफसाना बन गई। देखिए अदब में कोई चीजें तरक्की नहीं करती, बल्कि दुनिया में भी कोई चीजें तरक्की करती हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। ये अलग बात है, वेदर प्रोग्रेस इज समथिंग और नॉट, वी कैन, वो उसमें हम अलग बहस कर सकते हैं। लेकिन अदब और कला में ऐसा थोड़ी है कि कुचिपुड़ी पुराना था, वो प्रोग्रेस करके वो डांस डिस्को के नाम पे रूप में सामने आ गया। अदब में हर सिन्फ अपनी जगह मौजूद है और चीजें वहां तरक्की याफ्ता नहीं है कि धीरे पुरानी चीज प्रोग्रेस करके, वरना फिर हम आज की डेट में प्लेटो को क्यों पढ़ते और हम फिर होमर को क्यों पढ़ते। हर चीज अपनी जगह है। सो इसलिए दास्तान अपनी जगह पे, अफसाना अपनी जगह पे। जबान का देखिए, पोइट्री के बारे में दो थ्योरीज हैं। पोइट्री इज एन इमोशनल आउटफ्लो ऑफ इमोशंस, स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ इमोशंस, या पोइट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। दो तरह की डेफिनेशन है। तो लैंग्वेज इफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर है, तो दुनिया के अदब की ऐसी कोई चीज नहीं है जो दास्तान में ना हो। मतलब जब उन्होंने कहना शुरू किया, बयान करना शुरू किया कि पहलवानाने कलम जोरे कलम इस तरह दिखाते हैं, तो अब उन्होंने लिखने वाले को पहलवान बना दिया। अब वो पूरा पेज खींच देंगे सिर्फ इसी इमेजरी में, पहलवान के और जोर का और इसका और उसका। अब उन्होंने कुश्ती की बात बयान करनी शुरू की, तो वो ऐसा कोई दांव पेच नहीं है जो आपको बयान न कर दें कुश्ती का, आपने सोचा भी नहीं होगा। वो जब जेवर की बात करने लगेंगे तो ये तक होता था जैसे कि लोग, मतलब मीर बाकर अली के बारे में कहते थे कि आप जो है ना, आपने बड़ी मुसीबत में डाल दिया। क्या आपने एक ऐसे जेवर का बयान किया जो मेरी बीवी कह रही वो जेवर लेके आओ, मैं वो कहां से जेवर लेके आऊं। जिससे बाल गंधर्व का कहा करते थे कि उनके हिसाब से साड़ियों का फैशन तय होता है बंबई में।
तो ऐसी जबान पे, इल्म की किसी चीज पे तो बिल्कुल ही अपने आप में ऐसा अदब है जिसकी तरफ अभी हमने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है। फारूकी साहब, आपने कुछ इस क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है, कुछ लोगों को आपने मोटिवेट भी किया है और कुछ लोग पैदा भी किए हैं जी जी जी। जो इस फील्ड में आप नाम कमाने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू से ही मेरा ये था कि भाई देखिए, कोई चीज़ रिवाइव तभी हो सकती है जब बहुत सारे लोग उसको उठाएं, बीड़ा उठाएं उसका और करने को। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और मेरे अकेले के करने से मुझे नाम और शोहरत मिल सकती है, लेकिन वाकया तभी कामयाबी होगी जब दास्तान गोई और मेरा नाम अलग अलग हो जाए। और आज ऊपर वाले की कृपा से वो हो गया। बहुत सारे लोग जो दास्तान गोई से वाकिफ है, मेरे नाम से वाकिफ नहीं है, शमसुर रहमान फारूकी के नाम से वाकिफ नहीं है। मैंने 2009 में पहली बार बम्बई में वर्कशॉप की, फिर दिल्ली में वर्कशॉप की, फिर लगातार मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। मैंने कोई 40-50 लोगों के साथ ओवर द लास्ट 10 ईयर्स काम किया है, जिनको ट्रेन किया है। ट्रेन करना ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सीक्रेट कोई ट्रेनिंग मैनुअल है। वही ट्रेनिंग इस तरह से हो, आप मेरे साथ आते हैं, रिहर्सल करते हैं, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर शोज करते हैं लोग, उससे निकल के आता है। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई बहुत खूबी है जो मैं कर लेता हूँ वो, लेकिन अब उसमें से 30-40-50 लोगों को जो मैंने किया था, उसमें से कुछ 10-15 लोगों ने किया फिर छोड़ दिया, कुछ ने कुछ देर तक किया छोड़ दिया। उसमें से कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, कुछ मेरे साथ थे, कुछ ने जब मेरे वक्त हालात ख़राब हुए, लोगों को लगा कि मैं डूब गया, तो वो उन्होंने फ़ौरन जो है वो मुझसे अपनी अपनी दुकान खोल ली। तो उनको ऑल द बेस्ट, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इस चीज़ को फलने फूलने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी, और अभी भी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 15 साल किसी जॉनरा के रिवाइवल में बहुत कम अर्सा होता है। जी 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 सर, ये इसके कोई बेसिक्स भी हैं कि कोई अगर सीखना चाहे? बिल्कुल, ज़बान तो चाहिए ही। हम तो उर्दू में काम करते हैं और उर्दू तो आनी चाहिए। दास्तान गोई की 2 किताबें मैंने लिखी हैं, एक हिंदी में, एक राजकमल के में छापी हुई हैं, दोनों वो किताबें हैं। फारूकी साहब की 4-5 किताबें उर्दू में हैं। और बेसिक्स तो भाई ये है कि आदमी को, जब पुराना ज़माना था, आजकल तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मीर बाकर अली के ज़माने में ये था बेसिक्स कि आपको कम से कम 7-8 हज़ार शेर याद होने चाहिए, आप 6-7-8 घंटा लगातार बोल सकें, आपको हर चीज़ के बारे में इतनी मालूमात होनी चाहिए कि आप जब बोलना शुरू करें औरतों के कपड़ों पे तो आप आधा घंटा बोल दें, खाने पे बोलना शुरू करें तो 1 घंटा बोल दें, जूतों पे बोलना शुरू करें तो उस पे बोल दें, घोड़े पे बोलना शुरू करें तो उस पे बोल दें। एक मशहूर स्टोरी है कि एक दास्तान गो ने एक स्टोरी सुनानी शुरू की कि उनका जो है शहजादा जो है घोड़े पे बैठने वाला था, तो उनको किसी काम से जाना पड़ा, उन्होंने अपने लड़के को खड़ा कर दिया, वो चले गए। वो 1 महीने बाद लौटे तो उन्होंने कहा, बेटा कहाँ तक तूने पहुंचाई स्टोरी? उसने कहा, भाई अब शहजादा अभी वही पैर उठाए हुए है, मैंने वही रोक दी और मैं बर आगे बयान कर रहा हूँ। मतलब उसने दास्तान रोकने का मतलब ये कि दास्तान स्टोरी रोक दी, बयान जारी है। तो उसने 1 महीने तक सिर्फ घोड़ों के बयानात और घोड़ों की दुम कैसी होनी चाहिए और घोड़े कहाँ से आते हैं और घोड़ों की क्या किस्में हैं और अच्छा घोड़ा कैसे रखना चाहिए, इस पे बोला। तो आगे के ज़माने में ये सब शराइत थी लोगों की। अब आज के ज़माने में मैं क्या कह सकता हूँ, आज के ज़माने में अब यही है, अब जिसमें लेकिन थोड़ी बहुत अदब से वाकफियत होनी चाहिए, थोड़ी ज़बान से वाकफियत होनी चाहिए, थोड़ा ज़ौक़ होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो राजकमल ने आपकी दोनों की की जी, वो उनका मौजू क्या है? वही दास्तान गोई। जी जी, तो उसमें वो दास्तानें हैं जो मैंने पुरानी दास्तानों से लेकर जमा की हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें मेरा एक इंट्रोडक्शन है, कुछ तस्वीरें हैं। तो ये क्या नाम से है? दास्तान गोई के ही नाम से। दास्तान गोई। जी जी जी, राजकमल। राजकमल ने छापी है। हमारा फेसबुक पेज है, द रीडिस्कवर्ड आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग दास्तान गोई का, उसमें बहुत सारी हमारी मालूमात रहती हैं। अच्छा। ट्विटर पेज है, वेबसाइट है हमारी dastangoyi.com। आप इसके क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी ठीक है, प्रेजेंट। आगे के बारे में तो मैं नहीं कह सकता फिलहाल, मगर मुझे लगता है कि और करने वाले पैदा होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में थिएटर के जो लवाजिमात हैं, स्टेज हायर करो, लाइट्स हायर करो, और कई दफ़ा ये भी होता है ऑडियंस हायर करो, तो वो उसमें जो है वो बड़ा तामझाम है। एज अ पुअर कंट्री हमारे पास ये एक ज़रिया है कि हम कहीं भी इसको कर सकते हैं। जैसे हबीब तनवीर का थिएटर था, उनके प्लेज गांव में भी हो सकते थे, उनके प्लेज न्यूयॉर्क के स्टेज पे भी होते थे। तो यही चीज़ दास्तान गोई में है। हमने न्यूयॉर्क के स्टेज पे भी किया है, हमने इलाहाबाद में प्रयाग में माघ मेले में भी किया है। तो वो जर्नी हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इधर से लेके उधर तक
पढ़े लिखे लोगों से लेके और गैर अनपढ़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। और हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की चीज़ों की ऐसी ही ज़रूरत है जो इस ब्रिज को और इस गैप को ब्रिज कर सके। मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में मालूमात नहीं है जी लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मासेस तक पहुँचना हो जी तो उसके लिए दास्तान गोई जो है जी तो एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बस यही है कि आजकल हर चीज़ को लोग टेलीविज़न में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ लाइव सुनाई जाने की है उसको डब्बे में बंद करके कैसे पहुंचाया जाए पता नहीं। लेकिन फिलहाल हमारा यही तजुर्बा है। ख़ास तौर से देखिए, स्टोरीज़, हर स्टोरी हर एक को पसंद नहीं आएगी, लेकिन बहुत सी स्टोरीज़ हमारे पास हैं। जैसे चौबोली की स्टोरी है, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, कितना आप पढ़े लिखे हैं, और जिस बात को लोगों को समझाने के लिए ये शर्त हो कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो उस बात में ही दम नहीं है। सर कुछ आपकी ज़िंदगी में जी ज़ाती तौर पे जो कुछ हादसे हुए जी उन तजुर्बात से गुजरते हुए जी आपने क्या महसूस किया है जी परिवेश के बारे में, सिस्टम के बारे में? हाँ देखिए, सिस्टम तो मैं मुझे जेल जाना पड़ा किसी इल्ज़ाम के तहत, तो मैं वहाँ रहा काफ़ी अरसे, अंदर बाहर रहा, और मैंने वहाँ जो दुनिया देखी, उस दुनिया को देखने के लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने देखा कि जी दुनिया में, इसी शहर में जहाँ हम रहते हैं, किस कदर सफरिंग है, किस कदर बेबसी है, किस कदर मिजरी है, लोग कितने बेबस हो सकते हैं, और हम ये सब हमारे नाम पे हो रहा है, इंसाफ के नाम पे हो रहा है। और जैसा वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसने बहुत मशहूर स्पीच है पोशिया की, जब वो शाइलॉक से कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपeth as a gentle rain from heaven, it is twice blessed. If justice consider this, that if justice be thy concern, that in justice we are all doomed. So what we need is mercy. तो ये जो जस्टिस सिस्टम है जिसके नाम पे हम ये सब कर रहे हैं, 14-14 साल लोग बंद हैं, कोई फैमिली नहीं है किसी की, लोगों की फैमिली ख़त्म हो गई, माँ मर गई, बीवी मर गई, कोई मिलने वाला नहीं है, लोग ऐसे हैं जिनकी रिहाई का वक्त करीब है और वो परेशान है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि दुनिया जिसमें वो रहते थे वो बदल गई है, वो कहाँ जाएंगे। तो उस लेवल की बेबसी हम ये सब जो कर रहे हैं लोगों के साथ, ये देखना मेरे लिए, मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने वो देखा, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन मेरी साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो उस नाइंसाफ़ी उनके सामने बिल्कुल छोटी और तुच्छ है जिससे लोग गुजर रहे हैं। उसमें लोगों ने, जिसने गलती की नहीं की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने किसी को एक गुस्से में अगर मान लीजिए चाकू भी मार दिया, और ऐसा नहीं कि वो क्राइम उसने पैसे के लिए किया, डाके के लिए किया, या उसने किसी को झापड़ मारा, वो गिर गया ज़मीन पे, उसका इरादा ये नहीं था कि वो किसी को मारे, लेकिन उसके लिए वो 15 साल से जेल में सड़ रहा है, उसकी फैमिली सड़ रही है, फैमिली ख़त्म हो गई। तो कितना क्वांटम ऑफ किस हक से हम लोगों को इस कदर अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। पुराने ज़माने में पनिशमेंट बॉडी को दिया जाता था, और मॉडर्न एरा में पनिशमेंट सोल को दिया जाता है। तो सोल का पनिशमेंट देने वाला इंसान कौन होता है जो किसी और सोल को इस तरह से पनिश करे, जो सोल उसने बनाई नहीं है, और कितना पनिश करे? क्या और तरीके नहीं हैं? उस पनिशमेंट से किसी को क्या फ़ायदा होता है? किसी को 15 साल जेल में रख के, ना तो वो, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे लोग जो जेल में हैं, हर आदमी जो कुछ गलत करता है वो जेल नहीं जाता है, और हर आदमी जो जेल में है वो कुछ गलत करके नहीं आया है। तो जो वहाँ पे है उसको आपके सड़ाने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है आप उसको किसी सेवा पे लगाएं, किसी काम पे लगाएं, समाज का भला हो, उसका भला हो, वो कुछ आगे बढ़े। ऐसे सड़ाने से उसके जहन में सिस्टम के लिए और मेरे जहन में सिस्टम के लिए कोई रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, ना हमको ये लगता है कि इंसाफ हो रहा है। और इंसाफ क्या है? इंसाफ किसी एक आदमी का इंसाफ तो दूसरे आदमी के लिए ज्यादती है, तो ऐसा कैसे इंसाफ हो सकता है? और मैंने वहाँ काम भी किया, मुझे बहुत खुशी इस बात में है कि मैंने वहाँ थिएटर ग्रुप बनाया, ड्रामा क्लास बनाई, उन लोगों को मैं थिएटर की तरफ लाया, बहुत से उनमें से लोग थे, बड़े शानदार कलाकार उभरे उसमें से, और मुझे इस यकीन इसमें मेरा पुख्ता हुआ कि हर आदमी के अंदर कलाकार है। उसको अगर आप निखारने के लिए, आपके हालात हों और कोई निखारने वाला हो और उसमें सेल्फ बिलीफ हो, यकीनन हर आदमी कलाकार बन सकता है। मैंने जेल में दास्तान गोई की लोगों के साथ 7-8 नाटक किए, और कोर्ट मार्शल मैंने नाटक किया जब लोगों के साथ, तो वो लोग जिन्होंने अंग्रेजी, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अंग्रेजी में स्टेज पे डायलॉग्स बोल रहे थे याद करके, जिन्होंने हिंदी में नहीं आती पढ़नी,
तो ये चीज़ तो फिर आपको स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस आता है, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। मैंने रामलीला की और बहुत कुछ सीखा रामलीला करने से, क्या बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह का काम करने का मौका बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन, बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज्ड, बिल्कुल ही सबॉल्टर्न लोगों के साथ मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिलता। तो मेरी जिंदगी के आर्टिस्टिक सफर में ये बहुत ही बेशकीमत चैप्टर है कि मैंने काम, और मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ काम करता हूँ, अभी भी नाटक करता हूँ, हर 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 महीने 2-3 बार जाता हूँ। निकलने के बाद हमने कई नाटक किए हैं, हमने मुआवजे किया जेल में जो सिस्टम का भरपूर मजाक उड़ाता है, हमने इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे किया जिसमें पुलिस वालों का इस कदर मजाक उड़ाया गया है। तो इनमेट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इस तरह से सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं और पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे इनमेट्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, देखने वालों को कॉन्फिडेंस मिलता है, उन सबका सेल्फ एस्टीम बड़ा होता है। तो थिएटर तो बहुत ही पावरफुल मीडियम है इस तरह के लोगों के अंदर जिनकी स्पिरिट को तोड़ दिया गया, जिनको क्रश कर दिया गया है, थोड़ा बहुत संबल और सहारा उनको दिया जा सके। आप क्या सोचते हैं कि जो सिस्टम के बारे में आपने बताया है और जो लोग रहते हैं उनकी जहनीत के बारे में बताया है, क्या इसको दास्तान गोई के हिसाब से कोई जागरूकता पैदा की जा सकती है? जागरूकता तो देखिए बिल्कुल की जा सकती है। तो उनमें से कुछ लोग जो निकले हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है, और वो लोग जो अंदर हैं मैं उनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ। और दास्तान गोई के जरिए भी जागरूकता पैदा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा और बड़े पैमाने पे हमको चाहिए, क्योंकि दास्तान गोई तो फिर भी एक स्टेज का परफॉर्मेंस है। किसी ने 500 लोगों ने देखा, 600 लोगों ने देखा। ये जो सिस्टम है इसके बारे में हमको लोगों को सोचने और दोबारा विचार करने के लिए किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है और बड़े मीडियम की ज़रूरत है, ताकि लोग, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार लिखा था कि वो मजिस्ट्रेट जो हमें इतनी आसानी से जेल भेज देते हैं, उनको 1 हफ्ता जेल में रहना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। और वो तो फिर भी जवाहरलाल नेहरू के साथ तो फिर भी अच्छा ट्रीटमेंट होता था। आज की डेट में जो मजिस्ट्रेट्स इतनी आसानी से लोगों को जेल भेजते हैं, जो 1 हफ्ता, क्या मैं कहता हूँ, वो 1 दिन नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते जहां वो भेज रहे हैं। तो किस हक से वो भेज रहे हैं लोगों को? तो जागरूकता फैलाने की बेइंतहा ज़रूरत है। और वो जागरूकता सिर्फ यही नहीं कि प्रिजन सिस्टम के बारे में आप दोबारा विचार करें, आप अपने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अपने पूरे लीगल सिस्टम के बारे में विचार करें। जस्टिस को हमेशा एडवर्सरियल नहीं होना चाहिए कि मेरा नुकसान हुआ है तो तेरा भी नुकसान हो। वो समाज का नुकसान हुआ है तो जिसने नुकसान किया वो समाज की भरपाई करे, सिर्फ एक आदमी की भरपाई नहीं करे। तो उसके बहुत सारे फिर रास्ते खुलते हैं। रेपरेशन का मामला आता है, लॉ ऑफ रेपरेशन होना चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स होना चाहिए, प्रोबेशन होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि किसी को बंद कर दिया, उससे क्या फायदा। सर, ये तो हमारे रिश्ते की इब्तिदा है। जी हाँ, जी हाँ। हो सकता है कि आज की गुफ्तगू के बाद हम कोई प्रोजेक्ट भी आपके साथ करें। जरूर 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 जी। आपके जहन में अभी कोई रिसेंट कोई प्रोजेक्ट है? हाँ, हम लोग काम, जैसा मैंने आज किया, अनुषा और मैं काम कर रहे हैं एक वेब सीरीज पे बॉम्बे में। दास्तान गोई तो चल ही रही है, और मैं अपने ये तजुर्बात जो मेरे प्रिजन के हैं, जो मेरे जो मेरी जो अनुभव रहे हैं, उन पे मैं किताब लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अमन साहब। आपको ऑल द बेस्ट योर फोर्थ कॉलम।